सभी को नमस्ते। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबको गुड मॉर्निंग। हम आज जो वॉयड एग्रीमेंट्स का अंतिम बिंदु है, जो एक जगह इकट्ठा करके सारी धाराओं को रखा गया है 24 से 30 तक, उसमें से आज अंतिम 30 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 30 बहुत आसान सा ये है, आप सभी इससे वाकिफ हैं। ठीक है, सभी इससे वाकिफ हैं। बस इसकी लीगैलिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है ये थोड़ा सा आपको कम पता होता है, तो लीगैलिटी जान लेंगे हो जाएगा। मान लीजिए नरेंद्र सिंह जी, म्यूट कर लीजिए अपने को। नरेंद्र सिंह प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मान लीजिए कि यहां पे अमन कुमार शुक्ला है, वो कल मुझे फोन किए होते कि सर कल क्लास तो होगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? बोले सर कल इतनी प्रॉब्लम रहेगी, ये जो इस समय हैवी रेनिंग हो रही है, हैवीली रेन जिसको कह सकते हैं, तो इस वजह से लाइट वाइट रहेगी नहीं और आप क्लास तो ले नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा रात भर में। बोलते हैं सर नहीं ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमारे मुंह लगे हो सकते हैं हो, कहें सर आप शर्त लगा लीजिए, बाजी लगा लीजिए, अगर कल बारिश हो गई तो आप 100 रुपए मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात, मेरी बात पूरी होगी और मैं उसमें जीत जाऊंगा। ठीक है, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, चलो। और अगर नहीं हुई तो 100 रुपए तुम मुझे देना। बाजी हो गई ना, बाजी। तो ये होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट हुआ ना कि कल अगर बारिश हो गई तो सर आप मुझे 100 रुपए देना, और अगर नहीं हुई तो मैंने कहा तुम फिर मुझे देना। क्लियर? तो ये हुई बाजी। पंद्यम इसको हिंदी में बोलते हैं, जो लिखा गया है। देखिए एक चीज और यहां हिंदी की मैं बता दूं, पंद्यम द्य जो होती है, विद्या, विद्यालय, ये सब जो होता है, ये द्य होता है। इसको लोग, मैं समझ सकता हूं कि 75% से ज्यादा लोग इसको ध लिखते हैं। तो क्लियर रहिएगा, कम से कम ये 82 लोग जो इस समय इस क्लास में हैं, जिंदगी में इसको लिखने की गलती नहीं करेंगे। द्य और ध बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो बाजी की करार हो गई। अब हुआ क्या, अगले दिन देखिए मौसम ठीक है, मैंने लाका भाई टीचर हूं तो ठीक हो गया मौसम। मैंने अमन को फोन किया, अमन 100 रुपए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, जो भी नंबर होता है यूपीआई नंबर। नहीं सर नहीं दूंगा। कोई बात होती है क्या, कोई कह दे कुछ और आप मान लेंगे? नहीं, तुमने बाजी लगाई थी, बाजी लगाई थी। तो अब मैं कहूंगा, मैं जानते नहीं हो मेरे पढ़ाए हुए सब टीचर, जो बच्चे हैं वो सब कचहरी में बैठे, एक मुकदमा करूंगा। सर कर लीजिए, आप जैसे कितने टीचर। ठीक है, मैं मुकदमा करने जाऊं कि मेरे को 100 रुपए ये बाजी वाले मिलने चाहिए अमन से, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी कि आप लॉ के टीचर हैं, इतनी भी तमीज नहीं है कि ये जो बाजी के करार होते हैं इनका कोई वैल्यू नहीं होता। और वैल्यू इन द सेंस कि हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप जीतो, आप हारो, आप जानो। ठीक है, कोई हम आपको इन्फोर्स कराने के लिए आपको रेमेडी नहीं देंगे। तो ये होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए होंगे। अब इतनी बातों से अगर इसको देखा जाए कि 30 कहता क्या है, तो 30 कुछ सीधा सीधा बात कह रहा होगा। देख लेते हैं थोड़ा बेन एक्ट की मदद से। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। पहला ही शब्द इन्होंने कह दिया कि ये है वॉइड, और कोई बात ही नहीं करी। यही बेयर एक्ट की सबसे खराबी है। And no suits shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager। दूसरी लाइन क्या कहती है? वाइड हो गया, और वाइड होने के बाद
वायर्ड होने के बाद वायर्ड क्या हुआ, नो सूट्स। सूट्स नहीं आप फाइल कर सकते क्योंकि सिविल का मामला है ना, तो सूट फाइल होता है। तो नो सूट्स कैन बी शैल बी ब्रॉट, नो सूट्स कैन बी, शैल माने कंपल्सरली उसको कह दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, निश्चयात्मक रूप में, एफर्मेटिव सेंस में कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो यहां हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये लाया नहीं जा सकता। कोई सूट इसके लिए, किस चीज के लिए, जो आपने बाजी हार गए, जो आप शर्त हार गए, अब आपको देना है, तो दूसरा पक्षकार उसके रिकवरी के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, जो वो अमाउंट जीते हुए हैं उसके रिकवरी के लिए नहीं आप सूट ला सकते, ये लॉ कह दे रहा है। शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलीज्ड टू बी वॉन। अब देखिए एनीथिंग का यहां मतलब आ गया अमाउंट और थिंग, कोई चीज भी हो सकती है, केवल धनराशि का होना, एक अमाउंट का होना जो कि किसी उसमें मुद्रा में हो, ऐसी जरूरत नहीं है, धन होना जरूरी है, कोई चीज भी हो सकती है। फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलीज्ड टू बी बोर्न ऑन एनी वेजर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। इसके आगे एक चीज और लिखा है, उसको थोड़ा समझिए क्या लिखा है। आर इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अवॉइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑन विच एनी वेजर इज मेड। इसमें क्या लिखा है, या जो किसी व्यक्ति को ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पंद्यम किया गया है, परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने को न्यस्त की गई हो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। कभी कभी होता है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। कभी कभी क्या हुआ, हम और अमन दो लोगों ने शर्त लगाई थी। यह हुआ कि अमन तुम पैसा नहीं दोगे तो हम वसूलेंगे कहां, अभी तक हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखे हैं, फोन पे ही बात हो रही है। ठीक है सर, आप शिव प्रताप को जानते हैं? हाँ जानता हूं मैं सर, उसके पास पैसा जमा कर दे रहा हूं, लेकिन आप भी उसी के पास जमा कर दीजिए। ठीक है, होता है ना, हम लोग शर्त लगाते हैं और हम जानते हैं बेईमानी कर जाएगा जो मित्र है, तो कहते हैं चलो इनके बड़े वाले जो सीनियर सर हैं इनके पास पैसा जमा कर दो। होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो मैंने और अविनाश ने, क्या नाम है, जो भी नाम है, हम दोनों ने जो शर्त लगाई 100 रुपए की, ये 100 देंगे अगर हारेंगे, ये हारेंगे तो ये 100 देंगे, कोई एक जीतेगा, और ये 100 ले आके शिव के पास जमा कर दो। जमा की गई, ये इंटरेस्टेड हुआ। अब इसमें कहा क्या जाता है कि जो बंदा इसमें जीत जाएगा, मतलब अगर हम जीत गए तो आप पैसा हमें दे देना, ये जीत गए तो पैसा इन्हें दे देना, दोनों 100 200, एक उनका 100 एक हमारा 100, दोनों मिला के उनके पास चला जाएगा। तो ये बात कही गई है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये जो जमा किया जा रहा है पैसा, ये भी वही माना जाएगा जो, मतलब ये जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये इसमें ये भी शामिल होगा। जो अगर थर्ड पर्सन के पास पैसा जमा करते हैं, हम लोगों का डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जा रहा। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वेजरिंग एग्रीमेंट, टाइप ऑफ, मतलब टाइप नहीं कहेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट का एक तरीका हो सकता है, टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन यहां से क्लियर हो गई कि वायर्ड होते हैं, कोई सूट नहीं फाइल किया जा सकता जीतने वाली अमाउंट या चीज को प्राप्त करने के लिए, और इस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला भी टाइप इन्वॉल्व होता है। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। इसमें एक्सेप्शंस दिए हैं इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। एक हॉर्स रेसिंग है, इसमें देखिए, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता पाऊंगा, जितना लिखा है उसी को आप एज इट इज 2 लाइन किसी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सेंस बहुत पल्ले नहीं पड़ रहा है, इनका कहने का औचित्य क्या है, अभी पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे आगे। इसको आप एज इट इज 2 लाइन याद कर लीजिएगा कि जो हॉर्स राइडिंग होता है उससे जो जुड़े मामले होते हैं उनको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है।
आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इस मुद्दे पे चलते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या और इसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक जो प्रश्न उठ रहा है कि यहां पे तो बता दिया गया कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट जो होगा ये वॉइड होगा, ऐसा ऐसा होगा, इसमें थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट किया गया है तो उसको भी माना जाएगा कि वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वेजरिंग जो एग्रीमेंट हुआ उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई। ये देखिए, हमने जो एक उदाहरण दिया, ये हमने उदाहरण दिया, लेकिन अगर इस उदाहरण को भी देखना चाहे, कभी कभी कोई चीजें समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस होते हैं, तो ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 30 में इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन, नथिंग। अब इसको क्या है, हम लोग जो केस लॉज डिसाइड होते हैं उनके आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। एक घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसको जरूर याद रखिएगा इस केस को। घेरूलाल पारख या पारेख जो भी है, घेरूलाल पारख वर्सेस महादेव दास। ठीक है, इस केस को आप हमें इसमें थोड़ा 2-3-4 जगह आपको कोट करना होगा, क्योंकि इसमें कई डायमेंशंस पे विचार किया गया था। तो इस केस में कौन थे जस्टिस, कौन थे? सुब्बा राव। जस्टिस सुब्बा राव ने बाजी को, अगर वेजरिंग को डिफाइन करने के लिए उनको अपना कोई शब्द नहीं मिला, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए कि विलियम एंसन साहब ने क्या कहा है उस पे वो चले गए। ठीक है, विलियम, देखिए 2 लाइन की विलियम एंसन ने क्या कहा था, उस पे उसको उन्होंने बेस बनाया। तो विलियम एंसन ने कहा क्या था, विलियम एंसन ने वेजर को कहा था, वेजर इज एज अ प्रॉमिस टू गिव मनी, पैसा देना, और मनी इज वर्थ, या धन की तरह कोई चीज, मनी इज वर्थ माने कोई चीज जिसमें धन लगा हो, जिसकी कोई कीमत हो, एज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और ascertainment ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। इन्होंने 2 बात कही। मनी, इसको बुक में है, आप ये लाइन पढ़ लीजिएगा, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। मनी या कोई, मनी इज वर्थ लिखा है, ठीक है, यानी कोई वस्तु। भाई वस्तु फ्री की तो आएगी नहीं, मिट्टी तो उठा के देंगे नहीं। वस्तु या मनी देने का करार किया जाता है, टू प्रॉमिस टू गिव, देना। हम दूसरे पक्षकार को देंगे या दूसरा पक्षकार मुझे देगा, दोनों एक दूसरे को देने का वादा करते हैं। तो कब देंगे, क्यों देंगे? जब एक घटना जो है वो घटना कैसी हो, अनसर्टेन इवेंट के कब ये हो जाए, जब ये फिक्स हो जाए। फिक्स मतलब ये घटना घट जाए, जो अनसर्टेन है वो घटे या ना घटे, दोनों बात हो सकती है। मतलब उसमें फिक्सेशन हो जाए, उसकी अनिश्चितता खत्म हो जाए। डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट, इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए गए। डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारित हो जाए कि क्या है, जो अनिश्चित है उसकी निश्चितता हो जाए, या तो हुआ या तो नहीं हुआ, दोनों बातें हो सकती हैं। डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट, ये देख लीजिएगा। डिटर्मिनेशन माने निर्धारण हो जाए, या वो दोनों चीजें थोड़ा सिनोनिम टाइप है। उस जो अनसर्टेन इवेंट है वो निर्धारित हो जाए, और जब निर्धारित हो गई, जैसे हम लोगों ने शर्त लगाई कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, अब वो जब समय आएगा तभी ना निर्धारित होगा, बारिश या तो हुई या तो नहीं हुई। हुई तो एक पक्षकार हारेगा, नहीं हुई तो दूसरा पक्षकार जीतेगा, दूसरा पक्षकार हारेगा।
ठीक है। तो इस घटना के कोई अनसर्टेन इवेंट है, उसके डिटर्मिनेशन या एसरटेनमेंट पे जो प्रॉमिस किया जाता है कुछ धन या कोई चीज देने का, वो कहा जाता है बाजी का करार। ये आप इतना लिखना पड़ेगा आपको कि इस वाले केस में जस्टिस सुब्बा राव ने विलियम, चूंकि इसका कोई परिभाषा नहीं दिखना, सीधे सीधे चले जाते कि हाँ ऐसा कहा गया है एक्ट में। जब वहां कुछ कहा नहीं गया तो आप जो कहा गया है उसको समझेंगे। महादेव घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास में जस्टिस सुब्बा राव ने विलियम विल्सन की परिभाषा को फॉलो करते हुए कहा कि ये होता है। क्लियर? तो यहां तक चीजें आपको इसके परिभाषा में देनी होंगी भाई। और अगर थोड़ा सा और आप लिखना चाहें तो आप कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पढ़े हैं ना? तो उसमें भी बात आती है कि भाई ये तो एक तरह से क्या था, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जो भाई उसमें डिफेंडेंट रहा होगा, अपने को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा वो जरूर। तो वहां पे कहा गया था कि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो लर्नेड हमारे जस्टिस लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक पैरा की पूरी परिभाषा दी गई है आपके बुक में। आप चाहें तो उसके जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसमें भी यही कहा गया कि एक आदमी दूसरे आदमी को कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि एक अनिश्चित घटना है, उसके निश्चित घटना होने पे कुछ ना कुछ भुगतान करेगा या कोई चीज देगा, वो चीज अनसर्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को उस केस में ले डाउन किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो वहां पे भी देख लीजिएगा, कहिए तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। अभी मैं देखता हूं कहा गया, बता दें। देखिए उसमें कहा गया है कि बाजी युक्त करार उसे कहते हैं, व्हाट इज, जो भविष्य की अनिश्चित घटना, मतलब अनसर्टेन इवेंट की बात उन्होंने की, अनसर्टेन इवेंट की बात थी, इवेंट फ्यूचर की। ये आप शब्द अगर उसमें रखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अनसर्टेन इवेंट थी फ्यूचर में, कि दो लोग तय करते हैं कि इस घटना के डिटर्मिनेशन पे, निश्चित होने पे एक की जीत व दूसरे की हार होगी। अब यहां पे विनिंग का ऑप्शन है और लॉस का भी ऑप्शन है, लूज करेगा एक आदमी। ठीक है, ये दोनों तय करते हैं, सर मैं हारूंगा आप जीतोगे, अमन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके एक स्टेप आगे बढ़िए। अनसर्टेन इवेंट हुआ, उसके डिटर्मिनेशन होने पे अनडिटर्मिनेशन लिख लीजिएगा। उसके निर्धारित होने पे एक जीतेगा एक हारेगा। जीतने और हारने के बाद क्या करेगा, एक अमाउंट होगी, उसका आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को लेंगे देंगे। कोई चीज जो बाजी में लगाई गई है, मूल्यवान में वस्तु, मनी और मनी इज वर्थ थिंग, कोई भी वो चीज एक दूसरे को लेंगे देंगे। दोनों पक्षों में किसी के भी हारने या जीतने के अतिरिक्त, इसके और इसके अलावा नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो अगर ये ऐसा हो गया तो मुझे कुछ फायदा और हो जाएगा, या नहीं हुआ तो उसको कुछ फायदा और हो जाएगा, और कोई नो मोर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग द एग्रीमेंट। यही केवल ये तो होना चाहिए, नो इंटरेस्ट अदर देन दिस टू, हारने या जीतने के अलावा कोई उनका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब तक इसका परिणाम न पता लग जाए तब तक ये घटना, जब तक इसका रिजल्ट न पता लगे, किस चीज का, अनसर्टेन इवेंट का, जब तक रिजल्ट न पता लगे तब तक ये अनसर्टेन ही रहेगी। मतलब रिजल्ट पता लगेगा तभी उसकी सर्टेनिटी फिक्स हो पाएगी। तो इतनी बातें इन्होंने कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में जो भी न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने ले डाउन किया था। तो इसको भी यहां पे बाजी के करार के रूप में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये इतनी चीजें आप नहीं लिख पाते हैं तो आगे लिखिएगा कि अब चूंकि इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो जो हम लोगों ने डिसाइड किया है इसी बेस पे किया है, ये भी जान लीजिए। तो आप लिखिएगा कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के मामले में जो भी निर्णय दिया गया था उसके आधार पर
बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के निम्न विशेषताओं को हम देख सकते हैं। क्लियर? कैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आंसर को शुरू कैसे करना होगा, वहां वो लिखेंगे। और ये चीजें नहीं लिख पाते हैं, एक पैरा में नहीं याद रहता है, तो बस आप इतना लिखिएगा कि इसके आधार पे हम निम्न विशेषताओं का अध्ययन करेंगे या देखेंगे। अब इससे आप शुरू हो जाएंगे कि अनसर्टेन इवेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं, यहां पे जो इन्होंने फ्यूचर शब्द इस्तेमाल किया कि कोई घटना फ्यूचर में होगी तभी, नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन करिए। ये पास्ट की भी बात हो सकती है और प्रेजेंट में कोई बात है तो उसमें भी सोच सकते हैं। बस शर्त क्या होगी, जो पार्टीज हैं ए और बी, इनको इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें ऋषभ शुक्ला ऊपर दिख रहे हैं, मैं उनसे शर्त लगा सकता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1885 में मरा था। मुझे नहीं पता है। ऋषभ कहेंगे नहीं सर आप क्या बात करते हैं, वो तो 1700 में मर गया रहा होगा, किसी को नहीं पता है। चलो ठीक है, शर्त लगा लेते हैं। यह फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पास्ट का फ्यूचर का इवेंट नहीं है, पास्ट इवेंट है, लेकिन इस पे भी शर्त लगाई जा सकती है बशर्ते कि बोथ पार्टीज आर नॉट नोइंग द फैक्ट, नोइंग द ट्रुथ। ठीक है, दोनों नहीं जानते तो इस बात पे भी शर्त लग सकती है कि नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है कि वो कहे नहीं सर मेरे हिसाब से 1700 में मरा था, मैं कहूं नहीं यार 1800 करीब मरा था, किसी को नहीं पता है, शर्त लगा लो। हाँ, ये होना चाहिए कि एक आदमी को पता ना हो, वास्तविकता ये कि उसको पता नहीं, वो चीट ना करे, तो इसमें है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब नहीं पता है तो उसके बारे में भी शर्त लग सकती है। और जब उसका फैक्ट, ये जो बताया था रिजल्ट अनसर्टेन है, जब इसका पता लगेगा, गूगल करेंगे, किसी से पूछेंगे, इतिहास की किताबों को देखेंगे कि सिकंदर या नेपोलियन कब मरा, तब पता लगेगा कि कौन जीता या कौन हारा। देखिए, जो यहां इंटरेस्ट की बात है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मर गया, मर गया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सी चीजें और मिल जाएंगी? केवल इंटरेस्ट हमारा इतना ही है कि यहां पे अगर जीते या हारे तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। ये इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसकी और विशेषताएं हैं। ठीक है सर, कार्लिन वर्सेस कार्पोलिकस ऑफ वॉर को, हाँ, ये बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रखा गया सर? क्यों रखा जाएगा भैया, क्यों रखा जाएगा? उसमें क्या अनसर्टेन था? आपने कार्लिन पढ़ा है ना ऋतिक? यस सर। हाँ, तो अभी ऐसा करेंगे, हम लोग क्लास के बाद इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं आपने कैसा पढ़ा। ठीक है, चलिए अब जब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं, फीचर्स को देखते हैं, तो उसमें पहला क्या आता है? अनसर्टेन इवेंट। अनिश्चित घटना। ठीक है, उन्हीं बातों पे कॉन्ट्रैक्ट बेजरिंग होगा जिसमें कि घटना का होना अनिश्चित हो। हुई है तो भी हमें नहीं पता है, होगी तो भी हमें नहीं पता है। अनिश्चित जब होगी, अनसर्टेन होगी, इसमें कुछ खास आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आप लिख सकते हैं अनिश्चितता ही इसका एक मुख्य आधार है घटना के घटित होने या न होने के संबंध में। और जो मैंने पास्ट का उदाहरण दिया उसको भी आप लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको मुझे लगता है क्लियर है, इसमें कुछ भी बताना नहीं, बता चुका जो बताना था। ठीक है, अब एक चीज आती है म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। ठीक है, जो म्यूचुअल चांसेस क्या हुआ, जो मैंने पहले बताया कि पारस्परिक लाभ या हानि का संभावना हो। ठीक है, चांसेस माने संभावना, पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना लिख दे। पारस्परिक, एक दूसरे को लाभ हानि की संभावना। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि अगर घटना घटती है, अगर कोई इवेंट डिटरमाइन होता है, टेक प्लेस, इफ दैट इवेंट टेक्स प्लेस, घटना घटती है,
तो क्या होगा, एक को फायदा और एक को लॉस, इसको गेन इसको लॉस। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इसको गेन या इसको लॉस हो। म्यूचुअल में क्या हुआ, इसको ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यहां भी गेन हो यहां भी लॉस हो। इस चीज को आप दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे 31 से, तो यही चीज आपको कंफ्यूज करेगी कि दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें क्या है, ए और बी दोनों को लाभ या हानि होने की पूरी संभावना हो। या तो इसको गेन होगा इसको लॉस होगा, या तो इसको गेन होगा या इसको लॉस होगा। किसी को फिक्स नहीं है कि किसको गेन होगा और किसको लॉस होगा। ठीक है, तो इस जो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका यही अर्थ हुआ। इसमें एक चीज और जानिएगा कि अगर ये चांस जो है ये इक्वल नहीं है जीतने हारने का, ये भी जीत सकता है वो भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है। अगर ये नहीं है तो ये वैजलिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर रखिएगा। अब इसमें क्या है, एक केस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है उसको, लेकिन देखना होगा। चलिए यही देखते हैं। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम। ठीक है, बाबा साहेब वर्सेस राजा राम में क्या था, दो रेसलर्स थे। रेसलर्स आप समझते हैं, पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं, आजकल WWF वाले जो हैं पहलवान लोग थे। इन लोगों की कुश्ती होनी थी। इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है कुश्ती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो जीतता उसको, विनर जो होता उसको 1125 रुपए मिलने थे। ध्यान दीजिएगा, 1125 रुपए मिलने थे। इसलिए इन लोगों ने कहा कि भाई ये रेसलिंग होनी चाहिए। दोनों लोगों को इसमें, अरे यार गड़बड़ हो गई, दोनों लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जो जीतेगा उसको 1125 रुपए जो मिलने हैं, 1125। ठीक है, ये कहां से मिलेंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है कि जो रेसलिंग में टिकट सेल होंगे, देखने दर्शक लोग आएंगे ना, तो दर्शक लोग जो आएंगे उनके टिकट जो बिकेगी उससे जो पैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, रेसलिंग से जो पैसा आएगा टिकट बिक्री से, उसमें से ये 1125 रुपए दो जीतने वाले को दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम में से कोई नहीं आया, चूंकि फायदे का थोड़ा सौदा था, कोई भी जीतता तो में से एक को तो जीतना ही था, तो अगर हम में से कोई नहीं आया तो क्या होगा, तो जो नहीं आएगा वो 500 रुपए दूसरे वाले को देगा। ठीक है, 500 रुपए दूसरे वाले को देगा। इसमें से जो एब्सेंट होगा, कोई भी एब्सेंट होगा, तो वो 500 रुपए दूसरे वाले को देगा। ऐसे इसमें इन लोगों ने एग्रीमेंट किया। जो नहीं आएगा, जो एब्सेंट रहेगा, ये हमको लगता है सिर्फ इसलिए कि दोनों लोग आए, कोई जीतेगा तो पैसा तो किसी ने एक को मिल ही जाएगा। कौन सा पैसा, जो 1125 रुपए मिलना है, इसके लालच में। अब क्या हुआ, एक बंदा इसमें से नहीं आया, मुझे लगता है राजा राम नहीं आए क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गए। तो बाबा साहेब ने क्या कहा, इनके खिलाफ वो 500 रुपए पाने के लिए मुकदमा दायर किया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा बाजी का करार हो गया, संविदा हो गई बाजी की संविदा हो गई। तो वह बाजी कैसे हो गई भाई, बाजी कैसे हुई, इनका एक तरफ था कि बाजी हो गई तो शून्य हो गई तो मुझे 500 देने नहीं है। तो कोर्ट ने कहा बाजी कैसे हुई, ये तो आप लोगों की स्थिति थी कि 500 रुपए आप दोगे। ठीक है, और बोले ये 1125 रुपए मिलने थे, तो बोले क्या तुम्हें अपनी जेब से देना था क्या। यहां पे यही पॉइंट था कि अगर ये अपनी जेब से देने की बात करते, जीतने हारने वाला एक दूसरे को अपनी जेब से ये अमाउंट देने की बात करता, जो विनिंग अमाउंट थी,
तब तो ये वेजरिंग में जाता, लेकिन चूंकि इसका जो मेन था ये टिकट सेल से आना था, उस अमाउंट को यहां पे किया जाना था। तो इसमें ये एक जो पॉइंट था इसको आप जान लीजिएगा कि अगर ये अपनी जेब से देने की इसमें कहीं शर्त होती तो ये शायद वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता, लेकिन ये पैसे मेन इसको आधार बनाया कि ये पैसा जीतने हारने की बात थी, कोई ना कोई जीतता कोई ना कोई हारता, तो ये हुआ कि नहीं ये पैसे आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, टिकट सेल की बात है। सो इसलिए आप इसमें इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाएंगे, आप उसको 500 रुपए दीजिए जो भी आप नहीं आए। वो 500 रुपए के बजाय इस वाले को आधार उसने बनाया कि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जीतने या हारने की, भाई कोई भी जीत सकता था कोई भी हार सकता था, कोर्ट ने कहा एग्री। लेकिन पैसा कौन दे रहा है? तुम में से किसी को नुकसान हो रहा है क्या? तुम में से किसी ने अपने पैसे देने की बात की है क्या? नहीं, वो टिकट सेल के पैसे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक केस इसमें और देखेंगे, डिग्गल वर्सेस हिट। ठीक है, इसमें क्या हुआ जो मैंने पहले बताया था, जो इंटरेस्ट किया जाता है तीसरे के पास पैसा, दोनों ने पैसा 200 पाउंड दे दिया कि ठीक है कोई जो जीतेगा हारेगा। एक कोई कंपटीशन था उसमें, जैसे होता है ना कि हम किसी अपने जो फेवर का आदमी है जिसको हम पसंद करते हैं उस पर शर्त लगा ली, दोनों ने शर्त लगा ली ठीक है ये जीतेगा, वो बोला नहीं वो हारेगा, ठीक है 200 रुपए तीसरे के पास जमा कर दो। ये तीसरे के पास जमा हो गया, थर्ड पार्टी, एक हार गया एक जीत गया। पैसे जब लेने की बात आई इसके पास जाते हैं तो ये कहा गया कि नहीं ये पैसे दे रहे हैं, कुछ ऐसी बात उठी होगी, पैसे तो तीसरा वाला दे रहा है हम कहां दे रहे हैं, तो ये हुआ नहीं ये कुछ नहीं है, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही है, चाहे तीसरे के माध्यम से किया जाए चाहे अपने आपस में डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व आप होके करें। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और ये ऊपर वाला केस जो महादेव पारेख और ये जो राजा राम वाला बताया गया ना, बाबा साहेब वर्सेस राजा राम, इन सबको ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको दिमाग में रखिएगा। तीसरी बात इसमें क्या होती है, जो घटना घट रही है ना, घटना किसी के नियंत्रण में ना हो, किसी के नियंत्रण में न हो, नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, घटना किसी के नियंत्रण में न हो, लिख लीजिएगा नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। कोई बात ऐसी जिसपे शर्त लग रही है, दोनों पक्षकारों में ये मतलब निश्चितता एक होनी चाहिए कि कोई भी उस घटना पे कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। देखिए क्रिकेट में क्या होता है ना, आप सुने होंगे क्या बोलते हैं उसको, मैच फिक्सिंग, शर्त लगाते हैं, चलो मार्केट में दुनिया को दिखाएंगे कि हम बेटिंग कर रहे हैं, हाँ इसको बेट बोलते हैं। बेट तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा आसान शब्द है, वेजरिंग इज इक्वल टू बेटिंग, एक ही चीज है। तो दुनिया की नजर में तो दिखाते हैं कि हाँ बेटिंग हो रही है और इतने ये जीतेगा ये हारेगा, ये टीम जीतेगी हारेगी, लेकिन मैच फिक्सिंग होती है। तो यहां पे फिक्सिंग वाला मसला नहीं होना चाहिए। नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल, किसी भी पक्षकार के नियंत्रण में, मतलब किसी भी पक्षकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए उस घटना पे। अगर वो हुआ तब फिर ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी, इसके आगे एक और देखते हैं क्या है, जो एक वहां पे निकला था ना कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक में, जीतने या हारने के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए दोनों पक्षकारों का, कोई नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, नो अदर इंटरेस्ट ऑन इवेंट, घटना में क्या न होना, हित न होना, अन्य कोई हित न होना, कहां, घटना में। ठीक है, इसको खत्म करना है किसी तरह आज।
घटना में अन्य कोई हित न होना। देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो LIC हो चाहे GIC हो, जनरल इंश्योरेंस में आपके माल असबाब संपत्ति आदि की गाड़ी घोड़ा ये सब होते हैं, उनकी इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ, दोनों में एक चीज फिक्स होती है कि घटना अनिश्चित होती है, घटना घट सकती है, नहीं घट सकती, एक को लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या समझिएगा बात को, क्या जो बीमा की संविदाएं हैं, बीमा के करार हैं, वो उन सारे गुणों को होल्ड करते हैं, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दे होल्ड विच आर फाउंड इन वेजरिंग एग्रीमेंट। आप देख लो, हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराए हैं, मरेंगे नहीं मरेंगे निश्चित अनिश्चित है, मरना अनिश्चित है, कब मरेंगे अनिश्चित है, अनिश्चित घटना के होने या न होने पे दूसरा वाला कुछ देने की बात करता है, धन या चीज, तो यहां धन की बात होती है बीमा में, वो धन देगा हमारे सक्सेसर्स को, ठीक है। घटना नहीं हुई, हम प्रीमियम दे रहे हैं भाई, उससे बाद में वापस हमें मिल जाएगा, ठीक। तो दोनों बातें चल रही हैं, एक हारेगा एक जीतेगा, हो सकता है। तो क्या ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो क्लास आता है, जो आपने अभी कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक में पढ़ा, कि वहां पे इवेंट में, उस घटना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, सिर्फ उस पैसे के जीतने या हारने या उस घटना के घटने ना घटने, ठीक है। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को क्या अलग करता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक शब्द आता है, ये शब्द है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से अलग करता है। कभी भी आपसे कोई अगर पूछे तो इस शब्द को याद रखिएगा। जो इसमें कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया होगा, अगर उन्होंने बीमा पढ़ा होगा मुझे लगता है, तो ये वाला जो शब्द है इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई इस 75 में कोई है इससे रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड, बीकॉम करके आया हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का? यस सर। हाँ, दीपंकर आप बताइए, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ा। क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? सर बेसिकली जो इंडिविजुअल अपना इंश्योरेंस कराता है, हाँ, उसको अपने ऊपर, अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, हाँ, उसे अपने बॉडी के ऊपर एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि इंश्योरेंस करने के बाद वो अपने बॉडी को मतलब हार्म पहुंचा के इंश्योरेंस नहीं, दीपंकर आप थोड़ा सा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप यहां कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। आत्महत्या कर लेगा तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा सर नो सर। हाँ, उससे ऐसा हो रहा था, जैसे जनरल इंश्योरेंस होते हैं। नहीं, LIC में बात करो आप पहले, LIC की बात उठाओ तो LIC में बात करो। नहीं सर, सुसाइड करने पे मतलब जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा। नहीं, थोड़ा समझिए, मैं बताता हूं इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। अमित मिश्रा ने अगर अपनी LIC करा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो इनका क्या इंटरेस्ट है? इनके अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है कि नहीं? उसको सेव करना चाहते हैं, उसके बदले कुछ पाना चाहते हैं, इनका इंटरेस्ट इनकी लाइफ में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वो इंटरेस्ट इनको LIC कराने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर हमारा जो ये है अमित मिश्रा की LIC ऋतिक राज ले लें, ठीक है, तो इनका इसमें क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है भाई? क्या मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। आपका क्या हित है उस बीमा में, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात ये रखिए, इंश्योरेंस से उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इंटरेस्ट मीन्स आपका हित क्या है? मेरा हित है, मेरी लाइफ है, मेरे बाद मेरे बच्चों, मेरे परिवारी जनों को वो अमाउंट मिले ताकि वो सिक्योर रहे, उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो ठीक रहे। ये मेरा इंटरेस्ट है, और इस इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हम LIC या GIC में जाते हैं। अब आप यहाँ पे GIC की बात करें, मोटर गाड़ी जो भी है, अगर वो हमारी संपदा है उसको नुकसान होगा
तो मेरा अहित होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करना मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं LIC या GIC को ऑप्ट कर रहा हूं। तो ये कहा जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट उसमें है, जिसके लिए आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यही चीज, चूंकि यहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, हमारा LIC में इंटरेस्ट होता है, हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसलिए ये चीज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से इसको अलग करती है। वहां पे उस घटना में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब फर्क नहीं पड़ने वाला तो कोई बात ही नहीं, वो वेजरिंग होगी। यहां फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है, वो वाली बात है। तो यहां इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस चीज को कहा जाता है कि आपका क्या हित है, क्यों आप इंश्योरेंस करा रहे हो, क्यों हमारी गाड़ी के बारे में तीसरा आदमी क्यों कराएगा, उसको क्या फायदा है, मेरी लाइफ में किसी और का इंटरेस्ट क्या हो सकता है। हाँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऐसे ब्लड रिलेशंस हैं जिनमें हो सकता है आप अपने बच्चे का कराएं, आप अपनी वाइफ का कराएं, आप अपने फादर मदर का कराएं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट समझ में आता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी जाके हमारा इंश्योरेंस करा रही है तो वहां पे तो कोई उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। ये चीज मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही वो चीज है जो क्या होगा, इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अलग करती है। तो किसी और कोई और घटना में, मतलब घटना में कोई और इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। एक और है, एक आप ये जानिए कि केवल शब्द है कि हम कोई चीज बेचना चाहते हैं, ये है, इसको हम 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, ठीक है, बेचना है। तो प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं प्राइमा फसाई, ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि एक सेल का एग्रीमेंट है। इसमें अगली 2 लाइन जोड़ देते हैं कि एक इवेंट है, वो अगर घटित मतलब अगर वो घटना घटी तो इसकी कीमत हो जाएगी 200 या 2000, जो भी मान लीजिए। और अगर ये घटना नहीं घटी, मैं आपको बेचने को तैयार हूं 100 में, लेकिन इस घटना पे निर्भर करेगा। अगर ये नहीं घटी तो आपको हम फ्री में दे देंगे। If that event takes place, you'll get it free. अगर नहीं घट जाती है, it takes place, तो 2000 रुपए इसके लग जाएंगे। 100 रुपए में बात हुई थी, वो बढ़ घट रहा है। तो ये क्या है, शब्दों से लग रहा है कि दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, लेकिन इसका जो नेचर पे जब जा रहे हैं तब पता लग रहा है कि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का टाइप का मामला है, ये बताना है, ठीक है। तो यहां पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक। अब एक चीज को और देखा जाए, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। यहां पे ये 3-4 जो बातें थी वही होंगी जो इसकी मेन फीचर्स होंगे। एक हम देख लेते हैं, स्पेक्युलेटिव नेचर क्या होता है भाई। स्पेकुलेशन आप सुने होंगे, सुने हैं, कोई सुना है? सट्टेबाजी, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, किसी चीज की खरीद बिक्री से ही संबंधित होते हैं। सट्टेबाजी आपके शेयर मार्केट्स वगैरह में कुछ होती है। एग्जैक्टली ये है कि कोई चीज आप बेच और खरीद नहीं रहे हैं, आप उसकी कीमत बोल देते हैं, मार्केट प्राइस, और अपनी प्राइस कि हाँ इस प्राइस में हम इसको खरीदने को तैयार है। मार्केट प्राइस पता चला उससे ऊपर चली गई तो क्या करेंगे, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों का अगर ये इंटेंशन है खरीदना बेचना नहीं है, सिर्फ जो रेट का अंतर होगा वो एक दूसरे को दे दिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा उससे, ठीक है। मान लीजिए हमने, आप कोई चीज बेचने वाले हैं, आप ये पेन बेच रहे हैं, मैं आज कहता हूं मैं आज इसको आपसे 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। आज की जो मैक्सिमम इसकी रेट जाती है, रोज बढ़ने उतरने वाला कुछ ऐसा मामला है जैसे शेयर बाजार में होता है, तो इसकी रेट जो हाईएस्ट जाएगी कीमत वो जाती है 175, ठीक है। तो ठीक है, हमारा इंटेंशन नहीं था इसको खरीदेंगे बेचेंगे। आपने कहा कि ठीक है मार्केट रेट तो 175 है, 200 रुपए में तुमने कहा था लो लाओ पैसा दो, ठीक है तुम ऐसा करो ना 25 रुपए मुझसे फायदा ले लो, 175 में तो किसी को बेच लोगे, 25 रुपए एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए आज की डेट में,
जो तुम्हारा फायदा हो सकता है 25 करोड़, वो 25 देके मैंने सेटल कर लिया, ना इसको खरीदा ना आपने बेचा। जस्ट इसका अपोजिट, मान लीजिए इसकी कीमत 250 चली जाती है, जो उसमें ट्रेड कर रहा है उसको भी बेचना नहीं, आपको खरीदना नहीं, आपका इंटेंशन क्लियर है। मैं कहता हूं यार 250 रुपए हो गए, इसके लिए 200 रुपए तय किया था, या तो चीज दे दो मैं बेच लूं। चीज देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां, मतलब कॉन्सेप्ट क्या, उनका इंटेंशन नहीं है। वो कहेगा ठीक है ऐसा करो, लो 50 रुपए ले लो, तुम्हें 50 रुपए से ही मतलब है ना। तो स्पेकुलेशन ये हुआ कि जो मार्केट और जो रियल प्राइस होती है, एक्चुअल प्राइस होती है, उसके डिफरेंस को केवल ले देके सटापटा कर लेना, ठीक है, वो होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का आप मेन कंटेंट समझ जाइएगा। तो स्पेकुलेशन जब कभी चीजें क्या होती है, अधिकतर चीजें खरीदने बेचने के टर्म्स में होती हैं, तो वहां पे पकड़ा नहीं जा सकता कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन जब ये वास्तव में होता है तो वेजिंग उसमें जाता है, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। जैसे बद्रीदास किस में बता दें आपको 2 केस। हाँ, बद्रीदास कोठारी वर्सेस मेघराज कोठारी। एक आप नाम लिख लीजिए केस, बद्रीदास कोठारी वर्सेस मेघराज कोठारी। मैंने कहा ना इसमें चीजों के लेन देन की बात होती है, खरीद फरोख्त की बात होती है, लेकिन अगर परिस्थितियों से यह पता लगे, परिस्थितियों जो करार की एग्रीमेंट की जो स्थितियां हैं, जो उनमें टर्म्स कंडीशंस हैं, उनको देख के ये पता लगता है कि दोनों पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था कि माल का कोई लेन देन होगा, वो सिर्फ डिफरेंसेस को लेके सेट करना चाहते थे मामले को, तो वो क्या होगा, स्पेकुलेटिव में जाएगा। मैंने बताया इसको थोड़ा चेक करना कठिन होता है कि स्पेकुलेशन रियल में हुआ है कि हाँ, क्या कह रहे हैं सैयद? बद्रीदास कोठारी वर्सेस मेघराज कोठारी, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि अगर एग्रीमेंट की परिस्थितियों को देख के लगता है, या और जो अन्य परिस्थितियां हैं उनको देख के लगता है कि लेन देन का कोई जो वस्तु है, माल है, जिसके संदर्भ में ये काम किया जा रहा है, उसको लेन देन का कोई आशय नहीं था, तो वहां पे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होगा। इसी तरह से एक बाजार में कभी कोई माल आई नहीं, बिकी नहीं, फिर उसके बारे में वहां के दो लोग जो 2 ट्रेडर हैं आपस में समझौता करते हैं, चलो ये इतने का होगा तो हम आपसे खरीद लेंगे, इतने का होगा तो आपको बेच देंगे। ये ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो वहां पे कभी उसके पहले कभी अपीयर ही नहीं हुई। तो ये क्या होता है, लगता है जो चीज नहीं उस पर आप सिर्फ स्पेकुलेशन मार रहे हैं, कुछ आपका इंटेंशन नहीं है। तो ये वाला जो मामला था ये थोड़ा दोषी तलाक्षी, क्या है, दोषी तलाक्षी। आप ये केस लिख लीजिएगा, थोड़ा कठिन है। दोषी मतलब ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रेस करेंगे, ये यहां पे कुछ बताया गया, क्योंकि उनका ट्रेस करना कठिन होता है। तलाक्षी वर्सेस शाह ओजामसी, शाह ओजामसी, शाह ओजामसी के बाद क्या है, वेल्सी। इसमें यही था कि कोई चीज पहले मार्केट में कभी आई नहीं है, आने का पता भी नहीं है, और उसके बारे में आप डील कर रहे हो, तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन मार रहे हो, सिर्फ आप पैसे का लेन देन कर लोगे आपस में, एक तरह से बाजी हुआ, जुआ हुआ, ठीक है, बाजी तो है ही है, कह सकते हैं जुआ खेल रहे हैं, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये देखना है कि इसका प्रभाव क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, आज नहीं हो पाएगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी इसका नहीं होगा, ये समझ लीजिए। पहले ही बता चुके हैं, आप इसको जो विनिंग अमाउंट है उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई सूट नहीं फाइल कर सकते, खत्म हो गया। बद्रीदास वर्सेस मेघराज कोठारी, ठीक है, बद्रीदास वर्सेस मेघराज कोठारी में आप लिख लीजिए कि हम आपसे कोई बाजी लगाए, हार गए, उसके लिए हमने एक प्रोमिसरी नोट लिख दिया। प्रोमिसरी नोट की चर्चा पहले भी हो चुकी, हमने प्रोमिसरी नोट लिख दिया। अब प्रोमिसरी नोट को लेके आप चले जाएं
कि इन्होंने प्रोमिसरी नोट लिखा है जो कि ये हार गए थे ये पैसा और इसको देने के लिए इन्होंने प्रोमिसरी नोट लिखा है? नहीं, ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है, ये शून्य है। प्रभाव वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, बद्रीदास कोठारी वर्सेस मेघराज कोठारी को यहां पे फिर से रेफर करिएगा इफेक्ट में भी, ठीक है। तो अब एक चीज को और ले लेते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड वाला मामला है। तीसरा, इन्होंने ए ने बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, पैसा कहां है? सी के पास जमा है, पैसा सी के पास जमा है। क्या हो सकता है? जीतने वाला क्या इनको क्लेम करेगा पैसे तुम दो? शॉर्ट में समझिएगा, जो भी जीतता है क्या इनको क्लेम कर सकता है पैसे दो? नहीं कर सकता, ठीक। अगर इन्होंने किसी को पैसे दे भी दिए, इनके मना करने के बावजूद हारने वाला मना कर दे पैसे मत देना, फिर भी इन्होंने जीतने वाले को दे दिया, तो भी इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं। क्लियर? ये जब तक इसको पैसा नहीं दे देते, ये मान लीजिए कि लूजर है, ये विनर है। चूंकि मैं चाह रहा हूं खत्म हो जाए इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं, जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा। ये लूजर है, इन्होंने पैसा यहां जमा कर रखा है, 200 इनका जमा है, 200 इनका जमा है। ये कहते हैं ये पैसा मैं हार गया हूं, इनको देना मत, ठीक है। फिर भी इन्होंने दे दिया, कोई क्लेम नहीं इनके ऊपर आ सकता। इन्होंने इनको देने के पहले चाहे तो अपना पैसा वापस ले ले, पैसा वापस ले लेंगे। ये इनके पास जीतने के लिए क्लेम कर नहीं सकते हैं, इनके पास जाएंगे, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। कुल मिला के जीरो होना है, न इनके ऊपर प्रभाव आना है, न हारने वाले न जीतने वाले किसी के ऊपर नहीं आना है। ये आप समझिए, तीसरे वाले को भी यहां प्रोटेक्ट किया गया है कि आप उसको भी नहीं छूओगे, ठीक है। ये जो पहले अगर ये हार गया है और इसको पैसा नहीं दिया गया है, ये चाहे तो वापस ले ले पहले। इसका एक केस आप लिख लें जल्दी से, रत्नाकाली, RATNAKALLI, रत्नाकाली वर्सेस, नहीं, रत्नाकाली गुरन्ना, बड़ा टिपिकल नाम होता है गुरन्ना। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। रत्नाकाली गुरन्ना वर्सेस वाचालिपू, वेचालिपू क्या लिखा है, VACHALIPU, ठीक है। ये केस है, अगर इन्होंने पैसा जो जिसके पास जमा है उसने तीसरे को नहीं दिया है, उसके पहले जो लूजर है वो अपना पैसा वापस ले सकता है, ये ठीक है। तो ये चीजें यहां पे जो थर्ड पार्टी होती है उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। और एक चीज आपको बता दें, हाँ बोलिए सर, अगर वो थर्ड पार्टी ऐसा है, सुनो कौन बोल रहा है? दीपू प्रश्न नोट करके रखो, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यार, ठीक है। प्रश्न नोट करके रखो प्लीज, थोड़ा इसको 10 मिनट में खत्म कर ले। मैंने कहा था इसमें दो, बोलिए आशिता जी। सर, जो अभी आपने लास्ट में केस बताया है ना, हाँ, उसमें वर्सेस करते किसका नाम था, फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। वर्सेस में नाम है उसका, क्या नाम है भाई, बड़ा कठिन नाम था, वाचालिपू, VACHALIPU, ठीक है, क्लियर।